Welcome everyone, especially the student of class 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स। आप सभी का स्वागत है मेरी पहली इकोनॉमिक्स की वीडियो में। ये एक कोशिश है मेरी ओर से उन बच्चों के लिए जिनके पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा कुछ समय के लिए ही उपलब्ध हो पाती है। कुछ लड़कियां बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरी पिछले कुछ दिनों मुझसे मिली और जब मैंने उनसे कहा कि ऑनलाइन क्लास क्यों अटेंड नहीं करते तो उनका एक ही जवाब था कि मैडम हमारे घर में फ़ोन हमको एक ही होता है और वो कुछ समय के लिए ही हमको मिल पाता है। तो सोचा कि चलो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए की भी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं अपनी उस जिम्मेदारी को इस माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि ऑनलाइन क्लास में मेरे को बहुत सारे बच्चे सहयोग करते हैं, ऑनलाइन क्लास वो अटेंड करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन करते हैं, मेरे दिए गए होमवर्क को पूरा करते हैं। इस तरीके से वो मुझको मोटिवेट करते हैं कि मैं जो कर रही हूँ उनके लिए वो उनके लिए बेनिफिशियल है, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसकी मेरी कोशिश जो है वो उनके काम आ रही है। जब ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और किसी को उससे फ़ायदा हो रहा है तो हमको एक मोटिवेशन मिलती है, अंदर से ऊर्जा मिलती है। तो चलिए उन प्यारे बच्चों के लिए स्पेशली जामिन संध्या जो आई थी पिछले बार मेरे पास कि मैडम हमारे पास फ़ोन कुछ समय मिलता है, घर से बाहर भैया या पापा के पास रहता है तो हम नहीं दे पाते, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। चलिए देखते हैं। 12वीं में अर्थशास्त्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। 11वीं में पढ़ाई कैसी हुई सबको पता है। तो अर्थशास्त्र एक नया विषय है 11वीं में जो तुम ले के पढ़ते हो, हालांकि नया तो नहीं है। सामाजिक विज्ञान में जो 4 विषय तुम पढ़ रहे थे उसमें से चौथा विषय अर्थशास्त्र था। इतिहास, नागरिकता, भूगोल के साथ साथ तुमने अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई 9वीं और 10वीं में सामाजिक विज्ञान के रूप में की है, लेकिन अर्थशास्त्र थोड़ा सा पार्ट ही पढ़ते हैं क्योंकि आर्थिक गतिविधियों का उसमें अध्ययन रहते हैं, थोड़ी सी जटिलता रहती है अन्य सामाजिक विज्ञान के विषय के तुलना में। मैं कहूँ तो अर्थशास्त्र थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पर कोई भी विषय कठिन तब तक लगता है जब तक हम उसको समझते नहीं हैं। जब समझने लगते हैं, बातें समझ में आती है तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी जैसे एक पूरा स्टूडेंट ड्रामा मेरे पास बैठी थी कॉमर्स की, तो वो जब एक लाइन बोली बिना कुछ मैंने बात की कि इकोनॉमिक्स की क्लास सबसे इंटरेस्टिंग लगती थी, तो मुझको जो खुशी हुई मैंने उसके लिए वर्ड्स नहीं कि कितना अच्छा लगता है कि तुम जो सब्जेक्ट को सब नीरस और बोरिंग और एकदम बर्डन फील करते थे सब्जेक्ट को लेके, उसके बारे में कोई कहे कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो हमने पढ़ाया तो खुशी होती है। चलिए, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है पता है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, हमने पढ़ चुका है। आर्थिक गतिविधियाँ माने जिस काम को हम अर्थ या धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ, उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है, वितरण है, ये 5 प्रकार के विभाग हैं, वो टोटल मिला के आर्थिक गतिविधियाँ हैं। इन्हीं का अध्ययन हम किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम याद रखते हैं, ये जाने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 11वीं में पढ़े हैं हम, 9वीं में भी इसको तुमने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र जैसे ही हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमको लगती है कि होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, वो ये है कि हमको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक है प्रोफेसर एडम स्मिथ। और इनको अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की कि एक विषय के रूप में इसको स्थापित किया जाए कि एक ऐसा विषय हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर पाए, है ना। अर्थ से संबंधित माने आय का सृजन कैसे हो, उसका उत्पादन कैसे किया जाए, माने आय की प्राप्ति कैसे हो, अर्जित आय को हम किन किन कार्यों में उपभोग कर सके, उसमें वृद्धि किस प्रकार से की जा सके। इस प्रकार के विषय माने ये भी अध्ययन का विषय हो सकता है। इसकी आवश्यकता सबसे पहले किसने महसूस की? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। इसलिए और ये आवश्यकता उन्होंने बताई किस माध्यम से? एक पुस्तक के माध्यम से। एक पुस्तक दरअसल एक आर्टिकल था जो पब्लिश हुआ था 1776 में, 1776 में। इसका नाम तो लंबा चौड़ा है, एन इंक्वायरी टू द कॉजेस एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, राष्ट्रों की संपत्ति के कारण एवं प्रकृति की जांच पड़ताल। ठीक है, पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेस एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन शॉर्ट में हम कहते हैं इसको वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये भी नाम, ये 2 नाम तो तुमको कभी भूलने ही नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स
पढ़ रहे थे उनको ये दो नाम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक नाम तो क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, और एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, और ये पुस्तक पब्लिश हुई थी 1776 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम 11 में पढ़ चुके हैं। रिकॉल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि 11 की पढ़ाई थोड़ी सी डगमग रही है, कुछ पता है, कुछ भूल गया, कुछ बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, पुस्तक प्रकाशित हुई 1776 में। ये कोर्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे क्या हुआ। अर्थशास्त्र को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। ये काम करने वाले अर्थशास्त्री का नाम है प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। जैसे एडम स्मिथ को याद रखते हैं वैसे इसको भी याद रखना है कि प्रोफेसर रैगनर फ्रिश वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। विभाजन का उद्देश्य था कि अध्ययन में सुविधा हो। ठीक है, तो जैसे विद्यालयीन शिक्षा तुम्हारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बटी हुई है ना, ताकि तुम सुविधा अनुसार मैंने बहुत अच्छे से तो स्टेप वाइज क्रमबद्ध तरीके से अपना अध्ययन पूर्ण कर सको, इसलिए पूरे सिलेबस को क्या किया गया है, क्लास वाइज डिवाइड किया गया है। उसी तरीके से अर्थशास्त्र को हम बहुत अच्छे से समझ सके है ना, इसलिए क्या किया गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। और ये विभाजन का कार्य किसने किया है, प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, और ये काम उन्होंने किया है 1933 में। 1933 में उन्होंने अध्ययन की सुविधा के लिए व्यष्टि और समष्टि दो पार्ट में डिवाइड किया, और वो कहाँ कार्यरत थे, ओशोलो विश्वविद्यालय जो कि नॉर्वे में है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है कि अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में विभाजित करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को है। तो ये है वो अर्थशास्त्री, इनका नाम याद रखोगे, सन याद रखोगे, और एक बार ये भी पूछा था कि वो किस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। तो तुमको पता होना चाहिए कि ओशोलो नॉर्वे में है, और वो उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। एक भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं और सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति यदि देखें तो इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, माइक्रो शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है, मैक्रोस, जिसका अर्थ होता है छोटी इकाई, है ना, अत्यंत छोटी इकाई। खैर शब्द की उत्पत्ति उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको इसका अर्थ ज़्यादा जरूरी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं, तो उस शब्द से तो समझ में आ गया होगा सूक्ष्म या छोटा अर्थशास्त्र, यानी शब्द से भी उसके अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्थशास्त्र की वो शाखा जिसमें हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म चरों का अध्ययन करते हैं, उस अर्थशास्त्र को ही हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या एकदम अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से उसका अर्थ बताना चाहोगे, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम अर्थशास्त्र की छोटी इकाइयों या सूक्ष्म चरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो शब्द कहाँ पे पढ़ा है तुमने, 10th में माइक्रोस्कोप बोलते थे ना, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी किस काम आता है, उन सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आता है जिसको हम खाली आंख से नहीं देख पाते। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उन चरों के बारे में जो बहुत छोटी है, सूक्ष्म चर जिनका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे नहीं के बराबर होता है, उन इकाइयों के बारे में, उन चरों के बारे में अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, तो अर्थ सबको क्लियर हो गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब जिसको हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो क्या है, अर्थशास्त्र की वो शाखा है, वो भाग है जिसमें हम अर्थव्यवस्था की या आर्थिक गतिविधियों की, आर्थिक क्रियाओं की छोटी छोटी इकाइयों का या छोटी
छोटी या सूक्ष्म आर्थिक इकाइयों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उस अर्थशास्त्र को ही हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय माने पूरे देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितने भी आय का सृजन हो रहा है, उसको जोड़ के हम माने पूरे राष्ट्र की आय हुए। अब यदि हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कर रहे हैं, माने एक व्यक्ति की कितनी आय है ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो किसका विषय होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। माने व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत मजदूरी, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण अक्सर मैं तुमको देती रहती हूँ, क्लासेस लगती है तब, कि जैसे कि हमारे राजनांदगांव जिले में बहुत सारे हायर सेकेंडरी, कल के कार्यशाला में मुझको पता चला कि 333 या 35 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो एक स्कूल की आर्थिक गति माने एक स्कूल में कितने शुल्क के माध्यम से आय की प्राप्ति हो रही है, उनको किन किन मदों में कैसे खर्च किया जा रहा है, यदि हम इस बात का अध्ययन करें तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय हुआ। अब यदि हम पूरा देखें कि पूरे राजनांदगांव जिले में जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन स्कूलों में कितने आय की प्राप्ति हुई और कितना व्यय हुआ, ये अध्ययन यदि हम करते हैं तो वो किसका विषय हो जाएगा, समष्टि का विषय हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति की कितनी आय है, यदि हम ये जानते हैं कि जबलपुर में रहने वाले किसी एक व्यक्ति विशेष की आय कितनी है, माने यदि वो कृषक है और वो दुकान भी चलाता है और उसके परिवार के कुछ सदस्यों की नौकरी भी है, तो यदि हम सभी का आय को टोटल करें, माने एक व्यक्ति विशेष के आय के स्रोतों को की जानकारी एकत्रित करते हैं, तो वो किसका विषय हो जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। अब यदि हम पूरे जबलपुर में रहने वाले लोगों की आर्थिक गतिविधियां या आय के स्रोतों का अध्ययन करें, तो वो किसका विषय हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो आज मैं केवल तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, तो तुमको समझाने की कोशिश की। जो चीज़ें तुमको बिल्कुल याद रहनी चाहिए वो ये याद रहनी चाहिए कि प्रोफेसर रैगनर फ्रिश वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है, या व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में विभाजन का जो कार्य है वो किसने किया है, प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने किया है। और उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ये क्या है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म या छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हो गया, सबको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। और इसकी परिभाषा बुक में दी होगी, तो वो परिभाषा तुम देख के नोट डाउन कर लोगे। कोशिश करो लिखने की, क्योंकि वो ही एक माध्यम बचा है जिसके जरिए तुम अपने माने अध्ययन को पूरा कर सकते हैं। जो भी अध्ययन करने का काम है, जो भी तुम जानकारी या जो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपना रिटर्न वर्क लिखने का काम निरंतरता नियमित रूप से करते रहो, है ना। नियमित रूप से यदि तुम एक एक क्वेश्चन भी लिखने का काम करते हो तो तुमको उससे रिलेटेड अवधारणा धीरे धीरे समझ में आने लगेगी और वो विषय तुम्हारे लिए रुचिकर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास यहीं पे फिनिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।